हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम वरुण है और आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल द स्टडी बाय वरुण पे स्वागत है। एमसीक्यू के सीरीज में आज जो हमारा टॉपिक है वो मॉडर्न हिस्ट्री, आधुनिक भारत के इतिहास का 1857 का रिवॉल्ट है, 1857 की विद्रोह का है। ये जो टॉपिक है इसके हम महत्वपूर्ण 15 क्वेश्चन को लेकर के आए हैं जो बीपीएससी सिविल सर्विसेज, बीपीएससी टीआरई 4 और अन्य स्टेट सिविल सर्विसेज के लिए है। चलिए इस सीरीज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और वो फर्स्ट क्वेश्चन है कि 1857 की क्रांति के दौरान चिनहट के युद्ध में ब्रिटिश के विरुद्ध लड़ने वाले विद्रोही का नाम क्या था। चिनहट ये लखनऊ के पास का एक क्षेत्र था जहां पे युद्ध हुई थी 1857 के विद्रोह के दौरान, और उसके जो विद्रोही थे उनका नाम था अहमदुल्ला शाह। अहमदुल्ला शाह के द्वारा चिनहट में युद्ध लड़ा गया था अंग्रेजों से, और ये जो प्रक्रिया थी, ये जो युद्ध की जो समय अवधि थी वो 1857 के युद्ध के 1857 के विद्रोह के दौरान ही था, 1857 के क्रांति के दौरान ही था। चलिए थोड़ा सा इसके डिटेल को देखते हैं। बेसिकली 30 जून 1857 को लखनऊ में लड़े गए चिनहट के युद्ध में ब्रिटिश के विरुद्ध अहमदुल्ला शाह ने विद्रोह किया था। किनके द्वारा विद्रोह किया गया था? अहमदुल्ला शाह के द्वारा यह विद्रोह किया गया था। ये बेसिकली उत्तर प्रदेश के बड़ौत में क्रांति का नेतृत्व किए थे, और ये 1857 की जो विद्रोह हुई थी उस विद्रोह का इन्होंने नेतृत्व कहां पे किए थे? तो ये उत्तर प्रदेश के बड़ौत में जो शाह आलम का क्षेत्र था वहां पे इनके द्वारा किया गया था। आपको पता है कि जो 1857 का जो रिवॉल्ट था, इस रिवॉल्ट के बहुत सारे मेनी रीजंस थे, एक कोई सिंगल रीजन नहीं था, लेकिन प्रारंभिक मतलब जहां से चिंगारी निकली, वो चिंगारी निकलने का एक ही रीजन था, चर्बी वाला कारतूस, जो आप लोग हर एमसीक्यू में इस चीज को आप देखते हैं, जिसमें आप देखते हैं कि भाई वहां पे मंगल पांडे को फांसी दी गई। मंगल पांडे ने सबसे पहले विरोध किया और उन्होंने गोली चला दी और उनको फांसी दी गई, और वो इस विद्रोह में प्रथम फांसी प्राप्त करने वाले व्यक्ति भी थे। साथ ही साथ वो प्रथम शहीद के रूप में भी उनको दर्जा दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट सेकेंड क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसके बारे में यह माना गया है कि वह 1857 में ब्रिटिश के विरुद्ध षड्यंत्रकारी सन्यासियों और फकीरों का नेता था। एक चीज को याद रखिएगा, ये जो व्यक्ति है कोई सन्यासी ना है, ना ही फकीर है, ना ही इनका संबंध सन्यासी और फकीर विद्रोह से है। इनको कहा गया है कि ये सन्यासी और फकीर के नेता थे। बेसिकली ये जो शब्द और ये जो कंटेंट का जो वर्णन किया गया है ये नाना साहब के केस में किया गया है, और 1857 के विद्रोह में नाना साहब को सन्यासियों और फकीरों का नेता कहा गया है। आप सबको पता है कि नाना साहब कानपुर के क्षेत्र में इस विद्रोह का नियंत्रण कर रहे थे, इस विद्रोह को कर रहे थे, क्योंकि नाना साहब जो है ना, ये डलहौजी के जो पेंशन बंद करने की प्रक्रिया थी उस प्रक्रिया से नाराज थे, क्योंकि इनकी पेंशन बंद कर दी गई थी, जिसके कारण ये अंग्रेज के विरोध में चले गए थे, और नाना साहब के द्वारा कानपुर के क्षेत्र में इस विद्रोह का 1857 के विद्रोह का संचालन किया गया। थोड़ा सा इसका डिटेल और देख लेते हैं। 5 जून 1857 को कानपुर अंग्रेजों के हाथ में से निकल गया, क्योंकि अंग्रेज उसे कब्जा कर लिया था। नाना साहब ने वहां पे युद्ध करके विद्रोह करके कानपुर को अपने नियंत्रण में कर लिया। यहां पे पेशवा बाजीराव द्वितीय, नाना साहब पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र थे, और पेशवा बाजीराव को पेंशन के आधार पर कानपुर ला करके अंग्रेजों को रखा गया था। लेकिन जब डलहौजी आती है तो डलहौजी ने नाना साहब अर्थात उनके जो उनके फादर के जो पेंशन की प्रक्रियाएं थी उसे बंद कर दी, जिसके कारण नाना साहब को भी पेंशन मिलना बंद हो गया। नाना साहब के जो सपोर्टर थे वो थे तात्या टोपे, जिनका नाम रामचंद्र पांडुरंग है, और ये वही व्यक्ति हैं जिनको इनके मित्र जो मान सिंह थे उन्होंने धोखा से इनकी हत्या करवा दी अंग्रेजों के द्वारा। 1857 की क्रांति में नाना साहब को षड्यंत्रकारी सन्यासियों और फकीरों का नेता कहा गया है। एक इनका उपनाम दिया गया कि नाना साहब सन्यासी और फकीरों के नेता हैं। लेकिन कैंपबेल आया वहां पे, और कैंपबेल वो सैन्य प्रमुख सैन्य ऑफिसर था, और कैंपबेल ने दिसंबर 1857 में कानपुर को फिर से अपने अधिकार में ले लिया, और जिसके डर से नाना साहब कानपुर से भाग करके नेपाल चले गए। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन कहता है कि महारानी विक्टोरिया की उद्घोषणा 1858 का उद्देश्य क्या था। देखिए इस विद्रोह के अंत में, इस विद्रोह के खत्म होने के बाद 1858 में महारानी की घोषणा पत्र आई, जिसमें कुछ घोषणा किया गया।
घोषणा क्या किया गया कि भाई हम किसी जो क्षेत्र है, किसी राजा का क्षेत्र, उसे हम अपने में नहीं मिलाएंगे। जो गोद लेने की प्रथा को बंद कर दिया गया था, उस गोद लेने की प्रथा को पुनः शुरू कर दिया गया। साथ ही कहा गया कि भाई हम किसी के भी धार्मिक प्रक्रिया में हम हस्तक्षेप नहीं करेंगे। और अब जो कंपनी मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी है, उनके द्वारा कोई नियमन कार्रवाई नहीं किया जाएगा। साथ ही भारत की जो प्रशासन है, जो पहले कंपनी के अंतर्गत थी, अब उस प्रशासन को क्राउन के अंतर्गत ला दिया गया। यह कुछ घोषणा किया गया था। ठीक है, जो घोषणा पत्र कैनिंग के द्वारा पढ़ा गया था। अब देखते हैं इसमें ऑप्शन क्या है। तो पहला ऑप्शन है कि भारतीय राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाने के किसी भी विचार का परित्याग करना। 100% ये सही है कि उन्होंने इस मिलाने के विचार का परित्याग कर दिया, कि अब हम किसी को नहीं मिलाएंगे। दूसरा, भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत रखा गया। यह भी सही है। उससे पहले यह कंपनी देखती थी, अब भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश क्राउन देखेगी। और यही कारण है कि उस समय गवर्नर जनरल का नाम बदल करके, उस पद का नाम बदल करके वायसराय भी कर दिया गया था। तीसरा, भारत के साथ ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार का नियमन करना, नहीं, यह प्रक्रिया बंद कर दी गई थी। कहा गया कि अब कोई नियमन किया नहीं जाएगा। अर्थात इसका कौन सा ऑप्शन सही है? 1 और 2, अर्थात इसमें ए ऑप्शन सही है। थोड़ा सा इस घोषणा का हम और डिटेल में देख लेते हैं। कहता है कि 1857 की क्रांति के तत्कालिक व दूरगामी रूप में कई महत्वपूर्ण परिणाम हुए, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण परिणाम यह घोषणा पत्र था। सबसे महत्वपूर्ण परिणाम क्या आया? घोषणा पत्र। मतलब कहते हैं कि भाई इसका रिजल्ट क्या मिला? तो रिजल्ट यही मिला कि महारानी का घोषणा पत्र आया, जिसमें बहुत सारी जो प्रक्रियाएं हैं वो चेंज की गई। जिसमें पहला था कि इसमें स्पष्ट किया गया कि भविष्य में कोई भी राज्य अंग्रेजी राज्य में नहीं मिलाया जाएगा। मतलब जो विलय की नीति थी उसे खत्म कर दिया गया, विलय की नीति को खत्म कर दिया गया। दूसरा, भारतीय शासन की बागडोर कंपनी के हाथ से निकालकर क्राउन के हाथ में चली गई। पहले कंपनी सारा नियम बनाता था, ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा नियम बनाई जाती थी, अब वो डायरेक्ट महारानी के द्वारा किया जाएगा, जिसके कारण गवर्नर जनरल के पद को हटाकर उसके जगह पर वायसराय के पद को लाया गया। नेक्स्ट, भारतीय नरेशों को गोद लेने का अधिकार वापस कर दिया गया, क्योंकि डलहौजी के समय में गोद लेने की प्रथा को निषेध कर दिया गया था, गोद आप नहीं ले सकते हैं। जिसके कारण आप देख रहे हैं कि झांसी की जो युद्ध हुई है लक्ष्मीबाई से, वो इसी कारण से हुई है। और ये अन्य भी बहुत सारे जो राजवाड़े थे उनसे भी युद्ध इसी कारण से हुई थी। नेक्स्ट, सरकार अब भारतीयों के धार्मिक सामाजिक मामले में कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा। अर्थात अब मिशनरी जो थी, ईसाई मिशनरी, उनके ऊपर भी नियंत्रण किया गया कि आप भारतीय जो संस्कृति है, सामाजिक संस्कृति है, उसमें हस्तक्षेप नहीं करेंगे। जैसे इससे पहले आपको जो बाल विवाह पे रोक लगाई गई, विडो रीमैरिज एक्ट को शुरू किया गया, विधवा पुनर्विवाह जिसको हम लोग कहते हैं, इसके बाद सती प्रथा को बंद कर दिया गया। तो ये सब जो था ये हमारे धार्मिक और सांस्कृतिक में हस्तक्षेप था, जो कि एक हद तक सही था। लेकिन बहुत सारे जो समुदाय के लोग थे वो इसके कारण अंग्रेजों से नाखुश थे। तो महारानी के घोषणा पत्र में कहा गया कि हम अब ये सब कार्य नहीं करेंगे। साथ ही भारतीय सैनिकों की संरचना और अनुपात में बदलाव की गई और इसी समय पील आयोग लाया गया, जिस पील आयोग के तहत यह कहा गया कि भाई हम कुछ जो सैनिक हैं उसे हम गैर लड़ाकू घोषित करेंगे और कुछ को लड़ाकू। गैर लड़ाकू उनको घोषित किया गया जो इस विद्रोह के समय अंग्रेजों का विरोध किए थे, उनको कहा गया ये गैर लड़ाकू हैं, और जो उनका सपोर्ट किए थे कहा गया इनको लड़ाकू। साथ ही साथ अनुपात में बदलाव भी की गई। जिस क्षेत्र में विद्रोह हुआ था वहां पर 2:1 का अनुपात लाया गया और जहां पे विद्रोह नहीं हुआ था वहां पर 3:1 का अनुपात लाया गया। ये क्या है सो समझिए, पील आयोग का ये उनका रिपोर्ट था। बेसिकली विद्रोह हुआ था बंगाल के क्षेत्र में, तो बंगाल के क्षेत्र में कहा गया कि प्रत्येक 2 भारतीय सैनिक पर 1 ब्रिटिश सैनिक होगा, मतलब 3 सैनिक में 1 ब्रिटिश होगा, 2 भारतीय होगा। लेकिन मद्रास बंबई के क्षेत्र में जो था वहां पे इसका प्रभाव नहीं था, तो वहां पे 3:1 कहा गया, अर्थात 4 सैनिक जो होंगे उसमें 3 सैनिक जो है वो कौन होंगे? वो 3 सैनिक भारतीय, 1 सैनिक होगा ब्रिटिश। साथ ही साथ इन्होंने क्या किया, तोप खाने पर 100% नियंत्रण अंग्रेजी जो अधिकारी थे उनको कर दिया गया। पहले तोप खाने के नियंत्रण करता या तोप खाने के प्रमुख जो भारतीय सैनिक भी हुआ करते थे, जिसको इन्होंने क्या कर दिया, चेंज कर दिया, जो पील आयोग की रिपोर्ट आई उसके आधार पर। तो ये कुछ घोषणा महारानी के घोषणा पत्र जो 1858 में आया उसमें किया गया था। नेक्स्ट, अगला 1857 के विद्रोह का निम्न से कौन सा एक कारण नहीं था? कौन सा कारण नहीं था? पहला, चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग 100% था, ये दमदम वगैरह के क्षेत्र में ये हुआ था, 100% था।
दूसरा, यह अफवाह था कि प्लासी की युद्ध कब हुआ? 1757 में। युद्ध की शताब्दी पर 23 जून 1857 को ब्रिटिश शासन का अंत हो जाएगा। यह अफवाह था कि 100 वर्ष के बाद, प्लासी के युद्ध के 100 वर्ष के बाद ब्रिटिश हमें स्वतंत्र कर देंगे, जिसके कारण जब यह स्वतंत्रता नहीं मिली तो इन लोगों के अंदर उग्र रूप धारण करना शुरू कर दिया इन्होंने, मतलब विद्रोह की एक माहौल बनना शुरू हो गया। तीसरा, ब्रिटिश शासन से सामान्य जन में असंतोष था असंतोष, सांस्कृतिक स्तर पर भी असंतोष था, राजवाड़े सबको भी असंतोष था, जो राजा जिनको पुत्र नहीं था वो भी असंतुष्ट थे, सब लोग इस असंतोष में थे लगभग, जिसके कारण ये हुआ। चौथा, यह भविष्यवाणी कि ब्रिटिश शासन के अंत के साथ कलयुग का अंत होगा और रामराज फिर से आएगी, ऐसी कोई चर्चा नहीं थी। अर्थात इसमें कह रहा है कि कौन सा कारण नहीं है, तो इसका सही उत्तर कौन हो जाएगा? डी, और ये ए, बी और सी इस क्वेश्चन के आधार पर गलत है। नेक्स्ट, थोड़ा सा इसका डिटेल देख लेते हैं। 1857 के विद्रोह के मुख्य कारण थे, सबसे मुख्य कारण आप सब लोग जानते हैं कि उस समय यह था कि भाई जो बंगाल के सेना थे उन्होंने ये र्यूमर उठाया कि गाय और सुअर के चर्बी में वो बारूद भरा रहता है जिसको दांत से काटना पड़ता था। अर्थात हिंदू मुस्लिम दोनों हैं और वो चर्बी वाले कारतूस हिंदू के बीच जो है गाय वाला, मुस्लिम के बीच सुअर वाला बांटा जा रहा है, पहला ऐसा र्यूमर था। दूसरा, इस समय आप बात फैली कि कंपनी का शासन 1757 में प्लासी के युद्ध से प्रारंभ हुआ था और वर्ष 1858 में 100 वर्ष के पश्चात समाप्त हो जाएगी, इसलिए लोग ये प्रतीक्षा में थे कि 1857 में हमारी स्वतंत्रता मिल जाएगी। तीसरा, ब्रिटिश औपनिवेशिक नीतियों के कारण जन सामान्य में व्यापक असंतोष उत्पन्न हुआ था, जिसमें मैंने आपको बताया ना कि हड़प नीति, गोद निषेध, ये सब सामाजिक जो है सो हस्तक्षेप, ये सब के कारण बहुत अधिक लोगों में क्रोध की भावना जगी हुई थी। नेक्स्ट, अंग्रेजों में प्रजातीय भेदभाव तथा श्रेष्ठता की भावना, ईसाई मिशनरी को प्रोत्साहन, ब्रिटिश शासन की दोषपूर्ण न्याय व्यवस्था आदि भी इसके महत्वपूर्ण कारण थे। उस समय ईसाई मिशनरी को प्रमोट किया जा रहा था, कन्वर्जन की प्रक्रिया अधिक थी, मतलब इंडियन को ईसाई में कन्वर्ट करने की प्रक्रिया बहुत ही ज्यादा थी, जिसके कारण लोगों के अंदर एक रोष था, एक भावना थी, विरोध की भावना थी, जिसके कारण यह विद्रोह का जन्म हुआ। लेकिन तत्कालीन जो कारण है वो तत्कालीन कारण इसका क्या है? चर्बी वाले कारतूस का है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन 1857 के विद्रोह के कारणों के संदर्भ में कौन से सही है? निम्नलिखित में से सही को फाइंड आउट कीजिए। पहला, विलेजली की सहायक संधि एकदम सही है, ठीक है। दूसरा, अंग्रेजों द्वारा भारतीय रीति रिवाजों में हस्तक्षेप, एकदम रीति रिवाज में हस्तक्षेप किया जा रहा था। तीसरा, सैनिकों के साथ भेदभावपूर्ण व्यवहार, यह भी एकदम किया जा रहा था, भेदभावपूर्ण व्यवहार था कि भाई अंग्रेजों को अलग भत्ता, भारतीयों को अलग भत्ता दिया जा रहा था। क्षेत्रीय स्तर पर भी भेदभाव किया जा रहा था। चौथा, चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग, ये भी प्रक्रियाएं की जा रही थी। अर्थात इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 1, 2, 3 एंड 4। थोड़ा सा इसका डिटेल देख लेते हैं। 1857 के विद्रोह को जन्म देने वाले कारणों में राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक कारण प्रमुख थे। सारे के सारे कारण इसमें मौजूद थे, थोड़े थोड़े मात्रा में। राजनीतिक कारणों में ब्लेजली की सहायक संधि तथा डलहौजी की व्यापक नीति, या इसी को हड़प नीति भी कहते हैं, यह था कि भाई हड़प नीति की आप उनके साम्राज्य को हड़प लीजिए। सहायक संधि का मतलब कि आप उनको सैनिक दीजिए और सैनिक देकर के उनका जो मंत्रिमंडल है वहां पे आप अपने एक सैनिक प्रमुख को बैठा दीजिए, जिनके बिना आदेश के या बिना उनसे राय लिए हुए कोई काम नहीं कर सकते हैं। मतलब एक प्रकार से होता है ना कि इनडायरेक्टली किसी को अपने कब्जे में ले लेना, ठीक है। नेक्स्ट, अंग्रेजी प्रशासन के सुधारवादी फैसले जैसे सती प्रथा को बंद करना, हिंदू विधवा विवाह आदि को अनुमति देना, ये सब के कारण भी जो हमारा जो रीति रिवाज था उसमें भी हस्तक्षेप होना शुरू हो गया था। नेक्स्ट, भारतीय सैनिकों के साथ भेदभावपूर्ण व्यवहार किया जा रहा था, उनकी पदोन्नति नहीं की जा रही थी, बड़े पदों पे उन्हें आश्रित नहीं किया जा रहा था, उनके जो वेतन थे उसमें भी भेदभाव की जा रही थी, और साथ ही साथ चर्बी वाला जो कारतूस का उपयोग का जो र्यूमर आया, ये सब के सब उस समय के कारण थे। नेक्स्ट, 1857 के विद्रोह समय भारत में गवर्नर जनरल कौन था? तो आप सबको पता है कि कैनिंग था, जो 56 से 62 तक, 1856 से
तक ये गवर्नर जनरल रहे हैं, लेकिन इसमें 1856-57 तक ये गवर्नर जनरल थे और 1858 से लेकर के ये 62 तक वायसराय थे। अर्थात ये गवर्नर जनरल और वायसराय दोनों के रूप में कार्य किए हैं। हाँ, और ये कैनिंग का ही कहना था कि अगर कुछ लोग, सिंधिया लोग अगर हमारा साथ नहीं देते तो हमें इस विद्रोह के बाद बोरिया बिस्तर बांध के यहां से जाना पड़ता। ये इन्हीं का एक स्टेटमेंट था। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित गवर्नर जनरल में से किसको दयालु क्लीमेंस विश्लेषण से संबोधित किया गया? क्लीमेंस विशेषण से संबोधित किया गया मतलब इनका एक उपनाम दिया गया। क्या दिया गया? ये उपनाम दिया गया। और उपनाम क्या था? दयालु या क्लीमेंसी भी इनको कहा गया है। देखिए, क्लीमेंसी कहने का अर्थ है कि भाई पहले क्या था कि विद्रोह हुआ, अगर कहीं युद्ध हुआ, युद्ध में जो हारा वो पकड़ा गया, उसका कत्ल कर दिया जाता था, उसकी हत्या कर दी जाती थी। ये जो कैनिंग है ना, लॉर्ड कैनिंग, इसने इस विद्रोह के बाद किसी भी प्रकार का कोई बहुत अधिक अत्याचार नहीं किया। अर्थात विद्रोहियों के साथ उस समय तो मारा गया, लेकिन विद्रोह खत्म होने के बाद उन विद्रोहियों पे अत्याचार नहीं किया गया। इसीलिए कैनिंग को दयालु की संज्ञा या क्लीमेंसी की संज्ञा दिया गया है। किसको? लॉर्ड कैनिंग को, जो कब से कब तक कार्यकाल इनका था? 1856 से लेकर के 1862 तक इनका कार्यकाल था। नेक्स्ट, तो इसको थोड़ा सा याद रखिएगा कि क्लीमेंसी किनको कहा गया? तो लॉर्ड कैनिंग को क्लीमेंसी कहा गया है। नेक्स्ट, 1857 की क्रांति के धार्मिक कारणों के संबंध में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए तथा उसके सही उत्तर को पता कीजिए। पहला है, ईसाई मिशनरियों द्वारा हिंदू तथा इस्लाम धर्म पर तीखा प्रहार करना। 100% सही है। मैं कई क्लास में बताया हूं कि आप ट्राइबल क्षेत्र में भी चले जाइए, वहां भी आपको ईसाई मिशनरी मिल जाएगा। अर्थात वो पहले ट्राइबल्स थे, यहां के थे, यहां का रिलीजन्स वो फॉलो करते थे, उनको कन्वर्ट कर दिया गया और उसमें कन्वर्जन के लिए हिंदू साथ साथ इस्लाम दोनों धर्म पर बहुत अधिक प्रहार किया गया ताकि इन दोनों धर्म के लोगों को कन्वर्ट करके ईसाई बनाया जाए। तो पहला सही है। दूसरा, मंदिर और मस्जिदों की जमीन पर लगान लगा दिया गया। हाँ, ताकि ये लोग उस लगान के कारण भी मंदिर मस्जिद का निर्माण न करें, ताकि हिंदू धर्म और इस्लाम धर्म की प्रचार की जो दर है उसमें गिरावट आए और ईसाई धर्म के प्रचार के दर में बढ़ोतरी हो। यह भी सही है। तीसरा, ब्रिटिश सरकार द्वारा भारतीय समाज सुधारों की सलाह पर सामाजिक कुरीतियों के विरुद्ध कानून बनाई गई। 100%। जैसे विधवा पुनर्विवाह का कानून बना है, इसके बाद जो मैरिज एज है उसको बढ़ाया गया है, फिर से आप सती प्रथा को खत्म कर दिया गया। तो ये सब के सब समाज सुधारक जो थे उन लोगों के सलाह पर ये लोगों के द्वारा कानून बनाई गई, जिससे बहुत बड़ी जो समुदाय थी उनके अंदर थोड़ी सी अंग्रेजों के विरोध में रोष की भावना उत्पन्न हो रखी थी। अर्थात इसमें सब का सब सही है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है कि दिल्ली में प्रतीक रूप में विद्रोह के नेता कौन थे? ये थे बादशाह बहादुर शाह जफर, जो सबसे अंतिम मुगल शासक भी हैं। परंतु वास्तविक नियंत्रण एक सैनिक समिति के हाथ में था। इस समिति का प्रमुख कौन था? एक चीज तो ध्यान दीजिए, बहादुर शाह जफर बेचारे सबसे बुजुर्ग, उनसे सैनिक संभालने को ना, तो उनके जो सेनापति थे, सेनापति के द्वारा इस पूरे आंदोलन का जो बागडोर था वो संभाला गया, जिनका नाम था जनरल बख्त खां। क्या नाम था उनका? जनरल बख्त खां। बख्त खां के द्वारा दिल्ली में जो विद्रोह हुआ उस विद्रोह का टोटल कार्यभार संभाला गया था। लेकिन वहां पर बहादुर शाह को भारत का बादशाह घोषित किया गया और उनके ही अंतर्गत या उनके अंडर में ही ये विद्रोह को नियंत्रित, विद्रोह को संचालित करने की प्रक्रिया को शुरू किया गया। किसके द्वारा? दिल्ली में बख्त खां के द्वारा। थोड़ा सा इसका डिटेल देख लेते हैं कि दिल्ली में 1857 के विद्रोह का केंद्र था। 100% यहीं से तो शुरू ही हुआ था मुख्यतः प्रक्रिया। लोग मेरठ से चले, दिल्ली आए, दिल्ली में यह प्रक्रिया थोड़ी सी उग्र रूप धारण करना, मतलब कह सकते हैं कि जो विद्रोही पहले सैनिक कैंप में थे वो निकल करके सड़क पे आ गए थे।
कहां से? मेरठ से, और मेरठ से वो पैदल कूच कर गए थे दिल्ली की तरफ। दिल्ली में प्रतीक रूप में विद्रोह के नेता बहादुर शाह जफर थे, परंतु वास्तविक नियंत्रण सैनिक समिति के हाथों में था, और इस सैनिक समिति के जो प्रमुख थे वो कौन थे? जनरल बख्त खां थे। इन्हें बरेली की सैनिकों का नेतृत्व किया था, और इन्हें बरेली से बुलाया भी गया था, और बरेली के क्षेत्र में जो विद्रोह हुआ था उसका नियंत्रण इनके द्वारा किया गया था। नेक्स्ट, 1857 के विद्रोह के दौरान अंग्रेजों ने सर्वप्रथम किस शहर पे दोबारा कब्जा किया? देखिए, सबसे पहले अंग्रेजों के नियंत्रण से भी दिल्ली हटा, और सबसे पहले अंग्रेजों ने दिल्ली पर ही नियंत्रण किया। तो सबसे पहले अंग्रेजों के नियंत्रण से कौन शहर हटा था? दिल्ली। और सबसे पहले अंग्रेजों ने किस शहर पर नियंत्रण किया? दिल्ली पर किया, क्योंकि दिल्ली से ही यह विद्रोह उग्र रूप धारण किया था। आप सामने देखें, लिखा हुआ है कि 20 सितंबर 1857 को दिल्ली पर अंग्रेजों के द्वारा दोबारा कब्जा कर लिया गया, जिस दौरान बहादुर शाह के दोनों पुत्र और उनके पोता को लाल किला के सामने अंग्रेज के द्वारा गोली मारकर हत्या कर दी गई, और बहादुर शाह को लाल किला से शिफ्ट कर दिया गया कुतुब मीनार के पास, और कुतुब मीनार से उनको रंगून भेज दिया गया, जहां पर उनकी मृत्यु हो गई। ठीक है, नेक्स्ट, अगला, 1857 के विद्रोह में किन भारतीय शासकों ने विद्रोह को कुचलने के लिए ब्रिटिश का साथ दिया? देखिए, एक चीज ध्यान रखिए, मुख्यतः इसके विरोध में वो लोग थे जिनको या तो डलहौजी के द्वारा हड़पा गया, ब्लेजली के द्वारा सहायक संधि के तहत अपने नियंत्रण में किया गया, वो लोग सबसे अधिक थे। जिनको बहुत कम परेशानी थी वो लोग नहीं आए, क्योंकि उन्हें डर था कि अगर हम आएंगे तो हमारे क्षेत्र को भी अंग्रेजों के द्वारा हड़प लिया जाएगा। साथ ही साथ आप पढ़ते हैं कि नेपाल के साथ तो सुगौली की संधि हो गई थी 16 में, तो नेपाल बेचारा ऐसे ही कूल फेज में था, वो भी इसमें अंग्रेजों का ही साथ दिया, वो भी इसमें नहीं आया, क्योंकि इससे मुख्यतः जो प्रभावित क्षेत्र था वो बंगाल, अभी के समय वर्तमान में बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश का क्षेत्र और दिल्ली का क्षेत्र था, थोड़ा बहुत पंजाब का क्षेत्र प्रभावित था। इसमें जो है ना, अंग्रेजों को साथ देने में ग्वालियर के सिंधिया, हैदराबाद के निजाम, भोपाल के नवाब और नेपाल के राणा, ये सब अंग्रेजों का साथ दिए थे। एक यहां पे और क्वेश्चन बनता है कि 1857 के विद्रोह के दौरान अंग्रेजों को किन विदेशी शासकों के द्वारा सहयोग किया गया? तो वो कौन थे? नेपाल के राणा थे, जिन्होंने अंग्रेजों का इस विद्रोह के दौरान सहयोग किया ताकि इस विद्रोह को दबाया जा सके। अर्थात इसका ऑप्शन क्या होगा? 1, 2, 3 और 4 होगा। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है कि 1858 में ब्रिटिश संसद द्वारा पारित कानून के संबंध में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। ब्रिटिश संसद ने कानून लाया, वो कानून क्या था? वो कार्यकारी कानून था कि अब भारत में जो हमारे पदाधिकारी जाएंगे वो किस तरीके से भारत में कार्य करेंगे, क्योंकि कार्य करने के लिए उन्हें बहुत सारे सलाहकार टीम की जरूरत है। वो किसका बात मानेगा, उसके पास अपना कोई वीटो पावर होगा, इन सब से संबंधित एक कानून ब्रिटिश पार्लियामेंट में पारित किया गया था। अब हम ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है कि गवर्नर जनरल के साथ एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल भी होगा, कार्यकारी परिषद होगा जिसका गठन किया गया। सही है, क्योंकि ये जो कार्यकारी परिषद था ये बेसिकली वो कमिटी, वो एक समूह था लोगों का जो वायसराय को सलाह देता था कार्य करने से संबंध में, या वायसराय के कहने पे किसी कार्य से संबंधित वो रिसर्च करके वायसराय को उसका सही मार्गदर्शन दिखाता था, या वायसराय को सही एक पूरा स्ट्रैटेजी देता था ताकि भारत में कार्य किया जाए। इसीलिए एग्जीक्यूटिव काउंसिल, कार्यकारी परिषद का गठन किया गया था ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा भारत में कार्य करने के लिए। तो पहला सही है। दूसरा, गवर्नर जनरल एग्जीक्यूटिव काउंसिल के महत्वपूर्ण फैसले मानने के लिए बाध्य था नहीं, उसके पास वीटो पावर था कि वो एग्जीक्यूटिव काउंसिल के भी पावर को, एग्जीक्यूटिव काउंसिल के भी रिकमेंडेशन को, सुझाव को नहीं मान सकता था। अर्थात ये गलत है। अब क्या पूछता है? कहता उपयुक्त में से कौन सा कथन असत्य है? तो असत्य कथन आपका कौन है? 2। सत्य क्या था? सत्य ये था कि गवर्नर जनरल एग्जीक्यूटिव काउंसिल के महत्वपूर्ण फैसले को मानने के लिए बाध्य नहीं था, उसे इसकी स्वतंत्रता थी कि वो किस फैसला को मानेगा, किस फैसला को
नहीं मानेगा, लेकिन यहां पे कह रहा है कि मानने को बाध्य था, अर्थात ये आंसर गलत है। तो आपका इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन कौन हो जाएगा? बी। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है कि 19वीं शताब्दी के मध्य में भारतीय राष्ट्रवाद भ्रूणावस्था में था, इस तथ्य को मानने वाले इतिहासकार कौन थे? देखिए, भ्रूण मतलब होता है बच्चा, तरुण, तरुण का अवस्था जो परिपक्व नहीं है। अब देखिए 1857 के विद्रोह के समय भारत में किसी प्रकार की कोई पॉलिटिकल पार्टी का गठन ही नहीं हुआ, क्योंकि हम सब पढ़ते हैं कि 1885 में कांग्रेस का गठन किया गया, अर्थात इस समय कोई पार्टी ही नहीं था। पार्टी नहीं होगी तो उनका मत एक नहीं होगा, मत एक नहीं होगा तो उनका उद्देश्य एक नहीं होगा, उद्देश्य एक नहीं होगा तो कभी भी वो स्ट्रांग रूप में एक शक्ति बड़े जो एक आंदोलन होते हैं उसका निर्माण कभी कर नहीं सकते हैं। इसलिए उस समय के अधिकतम जो इतिहासकार थे उन्होंने कहा कि इस विद्रोह के समय मतलब 19वीं शताब्दी में जो भारत की राष्ट्रवाद थी भ्रूण अवस्था में थी। क्योंकि आप देखिए 1885 में कांग्रेस का गठन तो हुआ, लेकिन कांग्रेस की जो सही बात प्रक्रियाएं शुरू हुई कार्य करने की वो शुरू हुआ 1905 से। 1905 के बाद कांग्रेस थोड़ा सा लाइट में आना शुरू हो गया, लोग उसे फॉलो करना शुरू कर दिए। उससे पहले कांग्रेस एक बच्चा था, मतलब कांग्रेस की उतनी अधिक परिपक्वता नहीं थी। और ये जो कथन है ये बेसिकली आरसी मजूमदार और एसएन सेन के द्वारा कहा गया कि 19वीं शताब्दी के मध्य में भारतीय राष्ट्रवाद भ्रूणावस्था में थी, लेकिन 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में ही यह जवान होना शुरू हो चुका था, इसकी जो अवस्थाएं थी ये परिपक्व होना शुरू हो गया था। तो इसका सही ऑप्शन कौन होगा? आरसी मजूमदार और डॉक्टर एसएन सेन, इन दोनों ने क्या कहा कि हमारा जो भारतीय राष्ट्रवाद है वो 19वीं शताब्दी के मध्य में किस उम्र में था? भ्रूणावस्था में था। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है कि 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिशर्स द्वारा भारतीय राजबारों के संबंध में अपनाई गई नीति के संबंध में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। मैंने पहले ही बताया है कि भाई जो घोषणा पत्र पढ़ा गया उसमें राजबारों के संबंध में क्या कहा गया कि अब हम नहीं हर पाएंगे, गोद लेने की प्रथा आपको शुरू करते हैं, आप गोद ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। पहला है कि भारतीय राज्य को हड़पने की नीति का त्याग कर दिया गया, एकदम त्याग कर दिया गया, कहा अब हम नहीं मिलाएंगे। दूसरा, उत्तराधिकारी गोद लेने के अधिकार को मान्यता प्राप्त कर दी गई, कहा गया कि आप उत्तराधिकारी को गोद ले सकते हैं अगर आपको संतान नहीं है। और यह उत्तराधिकारी को गोद लेने की प्रक्रिया को बंद कौन किया था? डलहौजी के द्वारा बंद किया गया था, अर्थात इसका पहला और दूसरा दोनों ऑप्शन क्या है? सही है। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन कहता है 1857 के विद्रोह के बाद अंग्रेजों ने किन्हें लड़ाकू जाति घोषित किया था? मैं आपको बता दिया ना कि जो इस विद्रोह के समय अंग्रेज के विरोध में थे उनको कहा गया ये लड़ाकू नहीं है, गैर लड़ाकू है, क्योंकि उनको अगर लड़ाकू कहता तो उसका मनोबल बढ़ता, लेकिन उसके मनोबल को तोड़ने कहा कि ना ये लड़ाकू नहीं, ये गैर लड़ाकू है, इससे लड़ाई होने वाला नहीं है। और जो अंग्रेजों का साथ दिया या जो विद्रोह में नहीं आए कहा गया ये सब लड़ाकू हैं। तो बेसिकली लड़ाई कौन लड़ा था? बंगाल क्षेत्र, बिहार क्षेत्र और आपके अवध का जो क्षेत्र था ये लड़ाई किया था, मतलब ये यूपी वाला क्षेत्र लड़ाई किया था। उसके बाद कोई लड़ाई किया नहीं था। अब इसमें देखते हैं, पंजाबी नहीं लड़ा था, गोरखा नहीं लड़ा था, पठान नहीं लड़ा था, लड़ा सिर्फ कौन था? बिहारी। तो बिहारी को कहा गया कि नहीं ये गैर लड़ाकू है, और ये सब के सब क्या है? लड़ाकू है। मतलब 1, 3 और 4 ये लड़ाकू है और बिहारी को गैर लड़ाकू कर दिया गया। बिहारी को गैर लड़ाकू कर दिया गया, इसके बाद जो उत्तर प्रदेश के थे उनको गैर लड़ाकू कर दिया गया, ताकि इन सबको सेना में रखा न जाए। और उसी समय पील आयोग का गठन किया गया, जिसके द्वारा 3:1 और 2:1 का एक फॉर्मूला बनाया गया। थोड़ा सा इस डिटेल को देखते हैं। 1857 की क्रांति के बाद सेना की भर्ती में जाति, क्षेत्र, धर्म के आधार पर भेदभाव किया जाने लगा। इस समय सिखों को अधिक भर्ती किया गया, सिखों को भर्ती अधिक किया गया, हिंदुओं को भर्ती कम किया गया, पंजाब के क्षेत्र के लोग को लिया गया, बिहार उत्तर प्रदेश को नहीं लिया गया, अर्थात जाति धर्म के आधार पर इसको किया गया। यह कहानी गढ़ी गई कि भारतीयों में कुछ लड़ाकू जाति और कुछ गैर लड़ाकू जातियां हैं, इसीलिए इन्होंने किसका उपयोग किया? जाति का उपयोग किया। जैसे अवध, बिहार, मध्य भारत और दक्षिण भारत के सैनिक ने भी
आरंभ में अंग्रेजों की भारतीय विजय में सहायता की थी, परंतु 1857 के विद्रोह में उनके भाग लेने के कारण उन्हें गैर लड़ाकू घोषित कर दिया गया। तो गैर लड़ाकू में कौन कौन आ गए? तो गैर लड़ाकू में आ गए अवध के लोग, बिहार के लोग, मध्य भारत और दक्षिण भारत के जो सैनिक थे उनको कहा गया ये गैर लड़ाकू है। अवध का क्षेत्र से सबसे अधिक मंगल पांडे वहीं के क्षेत्र से थे, साथ में वीर कुंवर सिंह का क्षेत्र जो था वो बिहार के क्षेत्र से था। तो इन सब क्षेत्र के जो लोग थे इनको कहा गया ये गैर लड़ाकू हैं, ये लड़ने के लायक नहीं है। वही सेना में इन लोगों ने क्या किया, जो पठान था, पंजाबी था, गोरखा था, इन सबों को कहा गया कि ये लड़ाकू है और इन सबों को अधिक भर्ती किया गया। किस आयोग के सुझाव पे? तो उस आयोग का नाम था पील आयोग, जिसके सुझाव पे ये लड़ाकू और गैर लड़ाकू के कंसेप्ट को लेकर के सरकार आई, उस समय की ब्रिटिश सरकार आई और उन्होंने जो रिक्रूटमेंट की प्रक्रिया थी, जो सैनिक नियुक्ति की जो उनकी एक स्ट्रक्चर था, उस स्ट्रक्चर में बदलाव किया। तो ये कुछ महत्वपूर्ण आपके क्वेश्चन थे 1857 के विद्रोह से। मेरे चैनल द स्टडी बाय वरुण पे प्रतिदिन एमसीक्यू सीरीज और टॉपिक वाइज वीडियो अपलोड की जा रही है, इसलिए हमारे इस चैनल को फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, हमारे इस वीडियो को अपने स्टडी ग्रुप में शेयर करें और पीडीएफ के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल द स्टडी बाय वरुण को जो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी डाला हुआ है उसे फॉलो करें, ताकि हमारे द्वारा जितनी भी पीडीएफ दी जाती है क्लासेस की, वो सभी पीडीएफ आपके पास आसानी से पहुंच सके। थैंक यू।